नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। भोपाल में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उसके दोस्त चेतन गौर के खिलाफ लोकायुक्त आयकर विभाग के साथ अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सोमवार को देर रात मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर लिया। जांच में सौरभ शर्मा मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सौरभ शर्मा के दोस्त चेतन गौर ने पूछताछ में खुलासा किया कि सौरभ शर्मा नेता अफसरों को नोट नहीं बल्कि सोने और चांदी के रूप में हिस्से की रकम देता था। जो नेता या फिर अफसर कैश के तौर पर रिश्वत चाहता था उसे ऑन डिमांड कैश भी दिया जाता था। इसी के साथ ही वो भोपाल ग्वालियर में ब्याज पर पैसे देने का भी बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया था। सौरभ शर्मा ने नौकरी छोड़ने के बाद सोने चांदी में ज्यादा निवेश किया। अब जांच का दायरा आगे बढ़ने के साथ उसके सहयोगी और राजदार भी बेनकाब हो रहे हैं। सौरभ का साथ देने वालों में अब तक उसकी मां, पत्नी, साला, दोस्त चेतन गौर और शरद जायसवाल के नाम सामने आ चुके हैं। अब इस मामले में एक और किरदार की एंट्री हुई है और वो है एक और राजदार। ये है राजदार सौरभ शर्मा के जीजा रोहित तिवारी। बताया जा रहा है कि सौरभ ने भोपाल समेत कई शहरों में प्रॉपर्टी खरीदी है जिसमें उनके जीजा रोहित तिवारी भी साझेदार हैं। यहां तक कि भोपाल में जिस बंगले में सौरभ रह रहा था वो बंगला उसने अपने जीजा के नाम से खरीदा था। जब्त दस्तावेजों में ग्वालियर, इंदौर में भी प्रॉपर्टी के सबूत मिले हैं। इसी के साथ ही इंदौर में भी सौरभ के कारोबार का खुलासा हुआ। देश के कई और जिलों में भी कारोबार का खुलासा हुआ है। इंदौर में होटल एडिसन के सामने सौरभ का भी एक होटल बताया जा रहा है। इस होटल का संचालन शरद जायसवाल करता था, लेकिन इसके असल मालिक सौरभ और रोहित है। सौरभ के कारोबार में पत्नी दिव्या उनका साथ देती थी। व्यापार में दिव्या का भोपाल में फिटनेस क्लब भी है जिसका वो संचालन देखती हैं। ग्वालियर के बहाड़ापुर में मानसिक आरोग्यशाला के पास सौरभ का आलीशान एक और कोठी है जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ बताई जाती है। यहाँ उसके पिता आर.के. शर्मा का भी नाम लिखा हुआ है। फिलहाल इस कोठी में कोई नहीं रहता है। ग्वालियर से हमारे संवाददाता संतोष पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखा कि आखिर ये कोठी कैसी है, इसका हालचाल कैसा है। इस वक्त ग्वालियर से लेकर भोपाल, भोपाल से लेकर दिल्ली तक परिवहन विभाग में जो भ्रष्टाचार की पोलें खुल रही हैं वो काफ़ी चर्चा में है। इस वक्त मैं ग्वालियर में मौजूद हूँ, यानी कि मैं सौरभ शर्मा की बात कर रहा हूँ। सौरभ शर्मा वो शख्स है जिसे ग्वालियर में कुछ चुनिंदा लोग ही जानते थे, लेकिन आज सौरभ शर्मा को ग्वालियर, भोपाल से लेकर दिल्ली तक सब लोग जानते हैं और पहचानते हैं। दरअसल ये वो धुन कौवेर है जिसके घर से सोने चांदी के अलावा करोड़ों रुपया बरामद हुआ है। आईटी और लोकायुक्त की टीम की कार्रवाई अभी भी जारी है। ग्वालियर के विनय नगर सेक्टर 2 में सौरभ शर्मा का ये घर है। मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा, संदीप से, कि वो इस सौरभ शर्मा के घर को दिखाएं। ये विनय, ग्वालियर का जो विनय नगर सेक्टर 2 है, सब्य प्रताप आश्रम के पास ये एक कोठी नुमा मकान बना हुआ है। इस वक्त इस घर पर ताले पड़े हुए हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ज़रा कैमरामैन साथी से कहूँगा ज़रा इस तस्वीर को क्लोज करें। ये डॉक्टर आर.के. शर्मा, एमडी पीडियाट्रिक्स, 47 विनय नगर सेक्टर 2, यानी कि ये सौरभ शर्मा के पिता की नेम प्लेट लगी हुई है। वहीं लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान। यानी कि इस भवन में देखा जाए तो इस वक्त 3 डॉग यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि 2 डॉग नीचे हैं, 1 डॉग ऊपर की मंजिल पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने काफ़ी बात करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक इस मकान से कोई सामने नहीं आया। यानी कि ये कहा जा सकता है इस मकान में सिर्फ चौकीदार ही मौजूद है। जबकि बात की जाए सौरभ शर्मा की, तो सौरभ शर्मा, उसकी पत्नी और उसकी मां इस वक्त कहां है ये किसी को नहीं मालूम। यही जानने के लिए लोकायुक्त और आईटी की टीम लगातार रेड कर रही है। संदीप के साथ संतोष सिंह, इंडिया न्यूज, ग्वालियर। इसी के साथ ही सौरभ शर्मा ने भोपाल के अरेरा कॉलोनी में 2020 में एक संपत्ति खरीदी। बीते 1 साल से जयपुरिया स्कूल की फ्रेंचाइजी पर स्कूल खोलने के लिए सौरभ ने ब्रोकर के जरिए E7 में बंगले का सौदा स्कूल खोलने के लिए किया, जो अभी भी निर्माणाधीन है। बताया जा रहा है कि स्कूल की पूरी प्रॉपर्टी की कीमत करीब 40 करोड़ के आसपास बताई जाती है।
अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जमकर सौरभ के बहाने कई लोगों पर निशाना साधा। जो खबरें छन छन कर आ रही हैं उसमें अब ये बात के सबूत मिल रहे हैं कि इसमें ये परिवहन विभाग के अंदर किस प्रकार से चेक पोस्ट की नीलामी हो रही थी और एक कटर शब्द में आया है, कटर, और कटर वसूली कर रहा था। अब ये सौरभ शर्मा साधारण सिपाही, क्या ये पूरी संपत्ति कटर कांस्टेबल सौरभ शर्मा की है या और किसी की है? ये भी एक जांच का विषय है। मेरे पास जो सूचनाएं आ रही हैं उसमें यह भी है कि पुलिस प्रशासन ने इसे दबाने का पूरा प्रयास किया। मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन ने इसको दबाने का पूरा प्रयास किया। अब हालांकि लोकायुक्त और इनकम टैक्स का बताया जाता है कि इन्होंने जब्ती की है, लेकिन इसमें भी यदि इनकम टैक्स बीच में नहीं आता तो लोकायुक्त भी कुछ करने वाली नहीं थी। मेरी जानकारी है, गलत हो सकती है, मैं इसको कोई प्रमाणित मैं नहीं कह रहा हूं। ये जो जैसी खबरें आप लोगों के माध्यम से जब आती हैं, आप लोग भी हैं और कुछ और लोग भी मेरे मित्र लोग हैं जो मुझे सूचना देते रहते हैं, लेकिन कुछ नाम मैं बता रहा हूं जिनका कि स्पष्ट रूप से ये जानकारी मेरे पास आई है। इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं बता दूं। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो इतना दबाव था मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। अब क्यों था ये तो सिंधिया जी बताएंगे या और कोई बताएगा, लेकिन दबाव जरूर था। और चूंकि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार का एक माहौल रहता है, इसलिए कमलनाथ जी ने एक बोर्ड गठित कर दिया था कि बोर्ड ही फैसला करेगा कौन कहां की पोस्टिंग होगी। लेकिन जैसे ही सरकार गिर के और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री फिर से बने तो मेरी जो जानकारी है, सिंधिया जी ने दबाव डालकर बोर्ड भंग करवा दिया और पूरा अधिकार परिवहन मंत्री जी तत्कालीन गोविंद सिंह राजपूत जी को सौंप दिया। और उसके बाद एक नई प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले तो पोस्टिंग जो होती थी वो डिपार्टमेंट से और मंत्रालय से होती थी, लेकिन अब ठेका प्रणाली शुरू हो गई। इस नाके का बोली, उस नाके की बोली, और बोली लगती थी। दिग्विजय सिंह बहुत कुछ बातें सच बोल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी सवाल है, सबसे बड़ी बात है कि जिस बोर्ड का जिक्र कर रहे हैं कि तबादले बोर्ड के अप्रूवल के बाद होते हैं, तो पुलिस विभाग को लेकर भी तबादला बोर्ड है, परिवहन को लेकर भी है, लेकिन क्या वाकई तबादले बोर्ड के जरिए होते हैं? वो तो राजनीतिक तौर पर होते हैं। सांसद की इच्छा है तो एसपी साहब रहेंगे, टीआई साहब रहेंगे, सीएसपी साहब रहेंगे, डीएसपी साहब रहेंगे, और अगर राजनीतिक इच्छा नहीं है तो वो नहीं रहेंगे।
ये सब कहने की बातें हैं। ये दिग्विजय सिंह के सरकार में भी होता था और ये अभी भी होता है। बातें जस की तस बनी हुई हैं, इसलिए आज भी राजनीति ऊपर है। क्यों एसपी, कलेक्टर, क्यों डॉक्टर, इंजीनियर, क्यों सरकार विभाग के तमाम अधिकारी नेताओं के पीछे आगे पीछे घूमते हैं? अभी आप देखिए, तबादलों पर बैन खोलने दीजिए, मंत्रियों के बंगले पे देखिए लंबी लंबी भीड़ लगेगी। जिससे तबादला चाहिए वो मंत्री के पास पहुंचेगा, जिससे तबादला करवाना है वो मुख्यमंत्री के पास पहुंचेगा। तो तबादला बोर्ड कुछ नहीं होता है। नेताजी चाहेंगे तो तबादला हो जाएगा, नेताजी चाहेंगे तो तबादला नहीं होगा। तो स्वाभाविक तौर पर यही तो सरकार है और सरकार ही सब कुछ है। चर्चा करने चलेंगे। सौरभ के मामले में चर्चा हो रही थी, बहुत सारे सवाल दिग्विजय सिंह उठा रहे थे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मैं चेतन सेठ के पास चलूंगा, मैं ग्वालियर चलूंगा, क्योंकि ग्वालियर इसलिए चलूंगा क्योंकि संतोष हमारे साथ मौजूद हैं। आप सौरभ शर्मा ग्वालियर के रहने वाले, बहुत ही सामान्य परिवार से, बहुत ही सामान्य परिवार से। उनकी पत्नी ग्वालियर के जवार कॉलोनी से, एक सामान्य परिवार। पिता स्वास्थ्य विभाग में काम करते थे, उनका निधन हो गया। स्वाभाविक तौर पर अनुकंपा नियुक्ति उनको मिली। अब इस अनुकंपा नियुक्ति पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है कि मेरी जानकारी कम हो, लेकिन यह कहा जा रहा है कि अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति के पास सरकारी नौकरी है तो आपको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलती है। मैं आपको यहां बता दूं कि सौरभ के बड़े भाई छत्तीसगढ़ की सरकार में एक बड़े ओहदे पर नियुक्त हैं। वो बड़े अकाउंटेंट विभाग में अकाउंटेंट के पद पर नियुक्त है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब एक बड़े भाई और पहले से ही सरकारी सर्विस में काम कर रहे थे, वो सरकार के पद पर थे, तो छोटे भाई को अनुकंपा नियुक्ति क्यों मिली? अनुकंपा नियुक्ति इसलिए होती है कि परिवार में एक व्यक्ति परिवार चलाने लायक था, वो अब नहीं रहा, लिहाजा परिवार को चलाने के लिए सरकार अनुकंपा करे और नियुक्ति दे। लेकिन परिवार को चलाने वाला एक व्यक्ति पहले से ही सरकारी अधिकारी है, तो फिर अनुकंपा नियुक्ति क्यों हुई? दूसरा सवाल यह भी कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी नहीं थी, पद नहीं थे, लिहाजा ऐसा होता है कि जब किसी विभाग में पद नहीं है तो फिर दूसरे विभाग में अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। और परिवहन विभाग ऐसा है जिसमें हर मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी की ख्वाहिश होती है कि वो परिवहन विभाग में जाए, चाहे वो रेगुलर सर्विस में जाए या डेपुटेशन पे जाए। डेपुटेशन भी चलता था, लेकिन फिलहाल डेपुटेशन बंद है। स्टाफ की कमी है, बावजूद बंद है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये दो विसंगतियां क्या सरकार की तरफ से झूठी नोटशीट चलाई गई या सौरभ शर्मा ने गलत जानकारी दी? लेकिन सरकार तो विभाग से ही जानकारी देती ना। ये तमाम सारी चीजें होंगी। देखिए, ये सौरभ शर्मा की नियुक्ति जो हुई है, उस नियुक्ति पर सवाल उठाए जाएंगे। और सबसे पहला भ्रष्टाचार तो यह है कि सौरभ शर्मा की नियमों के खिलाफ, नियमों के विपरीत नियुक्ति किसने की, नोटशीट किसने चलाई? तत्कालीन जो परिवहन मंत्री थे, उस वक्त परिवहन मंत्री मुझे लगता है कि कहीं शायद भूपेंद्र सिंह तो नहीं थे, पता करना पड़ेगा। उस वक्त के जो कमिश्नर ट्रांसपोर्ट, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, कहीं कमिश्नर ट्रांसपोर्ट ने वो नोटशीट चलाई है? कौन था, ये पता करने की कोशिश की जाएगी। तो विभाग से जानकारी मंगाने में क्या गड़बड़ झाला हुआ? वहां से जो पत्र आया, मेरी जानकारी में है कि स्वास्थ्य विभाग से जो आवक जावक नंबर होता है, वो जो पत्र आया, वो पत्र है ही नहीं जो जानकारी मांगी गई है। यानी खेल यहीं से शुरू हो गया। इस खेल में सौरभ शर्मा के साथ कौन कौन है? अगर ये नियुक्ति नहीं होती तो आज ये बड़ा भ्रष्टाचार नहीं होता, लेकिन नियुक्ति हो गई है। अब नियुक्ति हो गई है तो अब ये बड़ा खेल है। पेपर के जरिए भी इस बात का खुलासा हम करेंगे। लेकिन मेरे सहयोगी संतोष मेरे साथ मौजूद हैं, चेतन सेठ भोपाल से मेरे साथ मौजूद हैं। संतोष, किस तरह की बातें हो रही? एक सामान्य परिवार का लड़का, और मेरी जानकारी में है कि पढ़ाई लिखाई में बहुत सौरभ शर्मा बहुत एक्टिव था, बहुत अच्छा था। और मेरी जानकारी में जो पीएससी है, पीएससी के एग्ज़ाम भी सौरभ ने क्लियर की थे, लेकिन वो कांस्टेबल नहीं बनना चाहता था। वो बन गया, मजबूरी में कांस्टेबल बन गया परिवहन विभाग में, और पैसे की चकाचौंध में सौरभ खो गया। और उसके बाद वो ढूंढने लगा वो रास्ता कि कैसे अपना समाज में अपने आप को स्थापित किया जाए, पद के जरिए, पहचान के जरिए, पैसे के जरिए, और वो उसमें उलझ कर रह गया। क्या कहानी है संतोष
जरा बताएं। मनोज जी, अधिकतर बातें आप बता चुके हैं कि पूरा मसला है क्या। अगर बात की जाए सौरभ की, तो सौरभ की जो कहानी है वो ग्वालियर से शुरू होती है, फिर भोपाल, दिल्ली और उसके बाद दुबई में जाकर अभी कहानी ये चल रही है। अगर बात की जाए संपत्ति की, तो सौरभ के पास इतनी संपत्ति कैसे आई, इसके लिए लगातार एजेंसियां काम कर रही हैं। अब इसमें ईडी की भी एंट्री हो गई है। अगर बात की जाए सौरभ की, तो सौरभ की सबसे पहले जो शुरुआती कहानी जो हुई है भ्रष्टाचार की, इस दलदल में घुसने की, वो परिवहन विभाग में जब आरक्षक बना, उसके बाद पहली प्रॉपर्टी उसने ग्वालियर के जो सबसे पॉश इलाका है सिटी सेंटर है यहाँ पे रूप सिंह स्टेडियम के पास, पूर्व में कांग्रेस के मंत्री है, जस्ट उनके मकान के पीछे ही उसने एक आलीशान बिल्डिंग को खरीदा। उस बिल्डिंग में उसकी जो पत्नी है दिव्या, उसने वहां पर एक डिस्को जिसका नाम था थंब डिस्को पब को उसको खरीदा, उसके बाद वहां से उसको संचालित किया। यहीं से इसका जो भ्रष्टाचार की दलदल का जो सिलसिला है घुसने का या ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल है वो यहीं से शुरू हुआ। यहाँ पे जो थंब डिस्को जो बार था उसके अंदर एक बाकायदा सौरभ का ऑफिस था, जहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल था वो शाम को 7 बजे से शुरू होता और देर रात तक चलते रहता था। यही जो काली कमाई है, यानी कि कई अधिकारियों की बत्ती लगी हुई गाड़ियां यहाँ आती थी और कई सादा वर्दी में आते थे, लोग मिलने जुलने आते थे। और ऐसा भी बताया गया है कि इस बिल्डिंग के पास एक चाय का स्टॉल है, वहां के चाय के स्टॉल पे ही सारा कनेक्शन होता था, किसको मल्टी में ऊपर जाना है किसको नहीं जाना। बाकायदा यहाँ पर लिफ्ट लगी हुई है, सीढ़ियों से कोई जा नहीं सकता, लिफ्ट से ही आना जाना यहाँ पे था, तो जिसको परमिशन मिलती थी वही वहां जाता था। इस पूरे खेल में उसका जो साथी रहा है जिसका नाम चेतन गौर है, बचपन का साथी है, जिगरी दोस्त है, दोनों ही अच्छे दोस्त रहे हैं। जबकि सौरभ एक सामान्य साधारण से परिवार का लड़का रहा, उसके बाद उसने पढ़ाई की और बाकी कुछ आप उसके बारे में अधिक जानकारी दर्शकों को दे चुके हैं। अब मैं चेतन की बात करूं तो चेतन एक अच्छे राजशाही परिवार का व्यक्ति कह सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य परिवार से वो आता है और उसकी बड़ौदा हाउस के नाम से माधोगंज थाना क्षेत्र के मेजर करतार सिंह कॉलोनी से लगी हुई उसका बड़ौदा हाउस बना हुआ है। इस हाउस में कई किराएदार आज भी यहाँ पे किराए से रहते हैं। जब हम वहां पर पहुंचे थे, वहां के जो कर्मचारी हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की थी, तो उनका ये कहना था चेतन और सौरभ वैसे तो 4 साल से ग्वालियर नहीं आए, लेकिन जब भी यहाँ कोई शादी विवाह समारोह होता है वो लोग आते हैं, और लेकिन पार्टी के लिए अक्सर आते रहते हैं। और 10 दिन पहले ही चेतन के पिता यहाँ मौजूद थे और उसके बाद वो गायब हो गए। इसके बाद बात की जाए कि विनय नगर में जो मानसिक आरोग्यशाला सालय बना हुआ है, शब्द प्रकाश आश्रम के पास सौरभ की एक आलीशान कोठी बनी हुई है जिसमें उसके पिता की नेम प्लेट लगी हुई है। वर्तमान में बात की जाए तो इस कोठी की कीमत है लगभग 8 करोड़ रुपया बताई गई है, तो ये कहा जा सकता है। और सिटी सेंटर की जो बिल्डिंग है ये भी लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए की बताई जा रही है, तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा सौरभ ने शराब कारोबारी जो हैं उनके लोगों के भी संपर्क में आया, जो शराब के ठेकेदार हैं वहां उसने पैसा अपना इन्वेस्ट किया। कई बिल्डर हैं उनके साथ उसने अपनी पार्टनरशिप करी और बिल्डरों के साथ जो कीमती जमीनें उनको भी इसने सस्ते दामों पे पहले जमीनों को खरीदा और बाकायदा इसमें प्रशासन के लोग रहे, वो भी इसके साथ शामिल थे। जब भी कोई प्लान बनता था तो बता दिया जाता था कि इस जगह पर जमीन के रेट महंगे हो सकते हैं, रेट बढ़ सकते हैं, इसलिए सौरभ की जो टीम थी वो उस जमीन को किसी भी कीमत पर वहां खरीदती थी और उसके बाद अच्छे मुनाफे का लाभ वहां लेती थी। अब भोपाल में जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसके बाद अब ईडी की एंट्री इस पूरे मामले में बिल्कुल आपने ठीक कहा, ईडी की एंट्री हो चुकी है। लेकिन मैं देख रहा था कि आपने बताया विनय नगर, मैं उसकी कीमत कम मान रहा था, लेकिन आप बता रहे करीब 8 करोड़ के आसपास की उसकी कीमत है। सिटी सेंटर में जो आप बिल्डिंग का जिक्र कर रहे हैं उसकी कीमत 8 से 10 करोड़ बता रहे हैं। भोपाल में जो स्कूल बन रहा है उसकी कीमत करीब 40 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। अरेरा कॉलोनी का जो मकान है उसकी कीमत भी करीब 7-8 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इसके अलावा बहुत सा जबलपुर का मकान है, मतलब 100 करोड़ रुपए की तो ये संपत्ति है
जबकि सौरभ के बारे में बताया जा रहा है कि करीब 400 करोड़ का वो व्यक्ति है, शराब व्यापारियों को पैसे दे चुका था, तमाम जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे बिल्डर्स को उसने पैसा दिया है उनकी संपत्ति को रखकर। अभी कई सारे ऐसे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, इंदौर में बहुत सारी जगह वो तमाम सरकारी ठेकेदार और बिल्डिंग और प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करता था। चेतन हमारे साथ मौजूद है। चेतन, लोकायुक्त की कार्रवाई, उसके बाद ईडी की कार्रवाई, एफआईयू की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट उसकी कार्रवाई, ये मामला जा कहाँ रहा है? देखिए, इस मामले में लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं। आज दिग्विजय सिंह ने भी प्रेस वार्ता करके जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, इस पूरे मामले को मध्य प्रदेश के तत्कालीन परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस मामले में बताने की कोशिश बार-बार की जा रही है। कांग्रेस तमाम तथ्य सामने लेकर आ रही है और दिग्विजय सिंह ने एक आरोप बड़ा यहाँ पर लगाया कि कमलनाथ सरकार 1.5 साल मध्य प्रदेश में रही, उसके बाद शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में आई, पहले भी शिवराज सरकार रही, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है कमलनाथ पर और शिवराज पर दबाव बनाया था कि परिवहन विभाग गोविंद सिंह राजपूत के पास रहे। सौरभ लगातार पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से लिस्ट सामने आई मध्य प्रदेश के 52 जिलों के आरटीओ के नाम, मध्य प्रदेश में किस चेक पोस्ट पर कौन सा अधिकारी तैनात होना है ये सौरभ तय करता था, कहाँ कांस्टेबलों की पोस्टिंग होनी है सौरभ तय करता था। हमारे साथी संतोष ग्वालियर से बता रहा है कि लिफ्ट में तय होती थी कि कौन ऊपर जाएगा, कौन सौरभ से मुलाकात करेगा, तो ये पूरा एंगल उस एंगल से भी देखा जा रहा है। दूसरा एंगल जो आपने बताया कि सौरभ का भाई, इसमें एक नया एंगल ये भी सामने आया है कि सौरभ का भाई छत्तीसगढ़ में अकाउंटेंट की पोस्ट पर, सरकारी पोस्ट पर काम कर रहा है और सौरभ ने अपने कुछ पैसे छत्तीसगढ़ में भी निवेश किए हैं। छत्तीसगढ़ में निवेश की भी बात सामने आई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर में, इंदौर के अलावा ग्वालियर में, भोपाल में, जबलपुर में, जो मध्य प्रदेश के 4 बड़े महानगर हैं, यहाँ पर निवेश की बात तो सामने आई कि इसने यहाँ पर होटलों में निवेश किया, बड़े मकानों में निवेश किया, स्कूल की बिल्डिंग जो 5 मंजिला बिल्डिंग महज 9 महीने में बनकर तैयार हो गई, रातों रात बिल्डिंग में काम किया, बिल्डिंग पूरी तरह लग्जरी तौर पर तैयार हुई, बिल्डिंग में लिफ्ट का काम पूरा हो गया, फर्नीचर का काम भी जारी था। हालांकि जब पूरी जांच हो गई तो पूरा मामला रुक गया, लेकिन साफ तौर पर तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही थी। सरकार के तमाम मंत्रियों से, सरकार के बड़े अफसरों से लिंक बेहद अच्छे थे। सरकार के अफसर और मंत्री बताते थे आने वाले समय में इस इलाके में प्रोजेक्ट आने वाला है, वहां पर जमीन परचेज करनी है, तमाम काम करना है। यही कारण था कि उसने जुलाई 2023 में अपनी नौकरी छोड़ी। उसको लगने लगा कि अब आरक्षक की नौकरी के मैं काबिल नहीं हूं, अब मुझे कुछ और करना है, क्योंकि सौरभ की लाइफ लग्जरी लाइफ शुरू से थी। 2018 में जब 16 में उसकी नौकरी लगी थी, 18 से उसके रंग रूप बदलने लगे, उसका रहन सहन बदलने लगा। उसने कई प्रॉपर्टियां अपनी पत्नी के नाम, माँ के नाम, जीजा के नाम और उसने अपने दोस्तों के नाम, दोस्तों के अलावा एक नाम और उसका साला जो ग्वालियर में थाटीपुर इलाके में रहता था, उसके साले के नाम भी कई प्रॉपर्टियां खरीदी। हालांकि अभी सभी लोग फरार हैं। लोकायुक्त ने कल अपना समन जारी किया था। दिग्विजय सिंह ने आज यहाँ पर आशंका जताई है कि इस पूरे मामले की जांच आईटी या ईडी यानी कि सेंट्रल की जो एजेंसियां हैं वो करें, तो लोकायुक्त पर भरोसा नहीं है। देखिए चेतन, इसकी जांच केंद्रीय एजेंसियां ही कर रही हैं, क्योंकि इनकम टैक्स के जो छापा पड़ा था, इनकम टैक्स जब भोपाल में छापेमारी कर रहा था उसी वक्त ये गाड़ी मिली जिसमें करीब 52 किलो सोना मिला है, 37 करोड़ का सोना। 37 करोड़ का सोना तो हम जिक्र करना भूल गए, उसकी जो कीमत बताई जा रही है करीब 37 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इंदौर में रेडिसन होटल के सामने जो होटल है वो भी सौरभ का बताया जा रहा था कि ये तो वो संपत्तियां हैं जो एक पब्लिक डोमेन में है, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, और 10 करोड़ रुपए वो अलग मिले हैं, उसकी भी, कैश की भी बात की जा रही है। लेकिन केंद्रीय एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स है, इसमें एफआईओ फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट सबसे खतरनाक मानी जाती है, जो आपकी बहुत बारीकी से अध्ययन करती है आपके हर ट्रांजैक्शन पर। यहाँ तक कि सौरभ शर्मा अगर विदेश भी, क्योंकि जानकारी में आया कि इतनी विदेश यात्राएं की हैं सौरभ शर्मा ने और उनके परिवार ने कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो जितनी भी विदेश यात्रा हैं, जितनी भी उसके टिकट्स हैं, उसके होटल्स हैं, वहाँ पर जो पैसा खर्च हुआ है, उस सब की जानकारी फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट, इनकम टैक्स पूछेगा, एक एक चीज़ निकालेगा। जितनी भी संपत्ति खरीदी गई हैं, उन सभी संपत्तियों का ब्यौरा, आपने कैसे खरीदी,
आपके पास कैसा कितना पैसा कितना आया, उसकी जो सर्किल रेट है वो उसका अध्ययन होगा, मार्केट रेट है, क्योंकि इतना तो इनकम टैक्स जानता है, एजेंसियां जानती है कि कोई भी प्रॉपर्टीज हिंदुस्तान में अगर सर्किल रेट पर खरीदी या बेची जा रही है वो असल में उसकी दुगनी कीमत है, तो इसका मतलब कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है, वो भी अध्ययन होगा। इसके अलावा आप ये मान के चलिए कि जो एक डायरी मिली है, जो सबसे बड़ी बात है कि सौरभ शर्मा के पास जो डायरी मिली है, उस डायरी में देखिए, ये बात कहना कि कांग्रेस जिम्मेदार है, बीजेपी कर रही है, कांग्रेस इससे पहले ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में ये नहीं होता था, ये दिग्विजय सिंह के शासनकाल में परिवहन विभाग में भी होता था, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी परिवहन विभाग में होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में यह खेल जरूरत से ज्यादा बिगड़ गया था। नितिन गडकरी ने कहा था कि परिवहन विभाग मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं वो चंबल के डाकू की तरह हो गए, वो अब टोल नहीं वसूलते हैं, वो लूटते हैं, वो दादागिरी से लूटते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें ड्राइवर को, कंडक्टर को, जो दूसरे राज्यों से गाड़ी आती है उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, नाक में से, मुंह से खून निकलता था, वो पिटते हुए अपनी व्यथा को बताते थे कि साहब 500 रुपए लगने चाहिए, 1000 रुपए लगने चाहिए, लेकिन हमसे 2000 रुपए, 3000 रुपए जबरदस्ती वसूल किए जा रहे हैं, हम शिकायत कर रहे हैं, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। और सुन क्यों नहीं रहा था? क्योंकि जो लोग थे, सिस्टम में बैठे लोग थे, वो चांदी की सिल्लियों के नीचे दबे थे, वो सोने की सिल्लियों के नीचे, सोने की ईंट के नीचे दबे हुए थे, और ऑन डिमांड कैश के नीचे दबे हुए थे। नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम था। लेकिन बड़ा सवाल, जो बड़ा अंदेशा है, जो दिग्विजय सिंह भी जता रहे हैं कि डायरी में जो नाम है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर वो डायरी बाहर आ गई तो सरकार में 2023, क्योंकि 23 में इस्तीफा दे चुके थे सौरभ शर्मा जी, 2023 में सौरभ इस्तीफा दे चुके थे। 2023 के पहले सत्ता में बैठे लोगों के जो डायरी में नाम है ना, अगर वो बाहर आ जाएंगे तो आप सोच भी नहीं सकता कि क्या हो जाएगा। लेकिन जो अंदेशा दिग्विजय सिंह ने जताया है कि क्या नाम वो बाहर आ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, ऐसी बहुत सारी डायरियां हैं जिनके नाम बाहर आ नहीं पाए, शायद इस डायरी में भी जो नाम लिखे हैं वो बाहर आ नहीं पाए, और अगर कुछ नाम आ भी गए तो कह देंगे कि हम तो जानते ही नहीं, अपनी मर्जी से लिख लिया होगा। लेकिन इंतज़ार करेंगे, जांच एजेंसियों की हम जो कार्रवाई, उस पर सवाल नहीं उठाएंगे, हम इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि वो डायरी बाहर आती है क्या, उस डायरी में जो नाम है वो बाहर आते हैं, और बाहर आ गए तो ना जाने कितने ऐसे राजा हरिश्चंद्र बनने वाले लोग हैं जो आज भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वो क्या जनता को जवाब दे पाएंगे? इसके लिए हमको इंतज़ार करना पड़ेगा मुद्दे की बात का। फिलहाल इतना ही, शुक्रिया, नमस्कार।